खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टनकपुर चंपावत में श्री पूर्णागिरि मेला 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए वो भी सुनते हैं। भाई बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उस देवभूमि में जन्म लिया है जिसके कण कण में देवी देवताओं का वास है। हर एक स्थान पर आप जिधर चले जाइए, एक न एक नया आपको देवी स्थान मिलेगा। अगर मैं चंपावत जनपद की बात करूं तो कितने सारे देवी स्थान हैं। यहाँ गोलजू का स्थान है, यहाँ माँ बाराही का स्थान है, बयानदुरा बाबा का स्थान है, रणकुची मैया का स्थान है, अनेक स्थान है। भैरव बाबा का स्थान है, गोरखनाथ जी का स्थान है। इतने देव स्थान कहीं और नहीं, हमारे चंपावत में और पूरे उत्तराखंड में आप जिधर जाएंगे आपको एक नया देवी स्थान दिखाई देगा। मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन कौन सी डेस्टिनेशन है जहां हम दर्शन करने जा सकते हैं, हम फिल्म शूटिंग करने जा सकते हैं, हम घूमने के लिए जा सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। ये 10, 20, 30 स्थानों की बात नहीं है कि प्रमुख 10-20 स्थानों के लोग नाम लेते हैं। मां पूर्णागिरि का नाम तो खैर अभी किशन पांडे जी बता रहे थे 1620 से जो है यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। उत्तर भारत में ही, पूरे भारत में मैं तो हर एक मीटिंग में, जो भी मीटिंग होती है, मेलों से संबंधित, धार्मिक स्थलों से संबंधित, चार धाम यात्रा से संबंधित, मानसखंड यात्रा से संबंधित, तो मैं सर्वप्रथम मां पूर्णागिरि का उल्लेख करता हूं कि एक स्थान ऐसा है जहां श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड के अंदर कुंभ का अवसर छोड़ दे या कांवड़ यात्रा को अगर छोड़ दे, तो किसी भी एक धाम में आने वाले सर्वाधिक तीर्थयात्री, सर्वाधिक श्रद्धालु कहीं होते हैं तो मां पूर्णागिरि के धाम में। और ये मेला ऐसे समय में होता है जब मैदानी क्षेत्रों में मौसम में जो है तपिश आ जाती है, सुस्तता कम हो जाती है, सर्दियां कम हो जाती हैं, फसल पकने लगती है। और क्या संयोग है, देखिए आजकल 2-3 दिनों से हम लोग लगातार अलग अलग स्थानों पर होली का त्योहार मना रहे हैं। वहीं कल ही हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व हमने फूलदेई भी मनाया है। और ऐसे समय में मैं देख रहा था, आज मैं प्रातःकाल खटीमा में था तो सुबह में छत में गया था नामधारी की, तो मैं देख रहा था 1 महीने के अंदर गेहूं की फसल भी हमारी पकने वाली है। तो सच में नया वर्ष भी आने वाला है, वर्ष प्रतिपदा भी आने वाली है। ऐसे समय में मेला प्रारंभ होता है हमारा। यहाँ के जो हमारे वन है, उपवन है, विभिन्न रूपों में खिलकर वातावरण को फूलों से ऐसे महकाते हुए एक तरह से तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, मां के द्वार आने वालों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सही मायनों में कहा जाए तो यहाँ प्रकृति तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए उनकी प्रतीक्षा में है। आइए, मां के दर्शन भी करिए और सुंदर इस वन उपवन का भी, इसका भी आनंद लीजिए। मेला हमारा प्रतिवर्ष एक, मैं कहूं को एक मिनी कुंभ के रूप में भी आयोजित होता है। और मेरा प्रयास से मैं पहले दिन से कह रहा था, अभी
मैं देख रहा था बिजली की लाइटें लगी है, हर साल लगती हैं, हर साल 3 महीने बाद इसको उखाड़ दिया जाता है। अभी गाड़ी में मैं बात करते हुए आ रहा था, जब ये मेला हमारा पूरे साल भर चलेगा तो ये इसकी परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये जो भी स्ट्रक्चर है, अभी गोविंद सावंत ने कहा कि अनेक यहाँ पर पुल बन रहे हैं, सड़क का निर्माण हो रहा है, ये हमारा पहले दिन से संकल्प है। और 1620 में जब मैया ने यहाँ पर तिवारी जी के पूर्वजों ने इसकी स्थापना करी थी, तो ये उसी समय मैया ने तय किया होगा कि 21वीं सदी में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, वहाँ बाबा केदार के धाम से उनके मुख से शब्द निकले कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और हर दृष्टि से आने वाला समय ये जो हमारा ये मां पूर्णागिरी का पूरा जो धाम है, इसके आसपास का क्षेत्र है, हमारा देव स्थान है, मां शारदा का स्थान है। ये स्थान बहुत ही एक शानदार रूप लेने वाला है। यहाँ हम वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, मैया का मेला 12 महीने चलता रहे उसके लिए भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ शारदा रिवर फ्रंट बनाने पर भी काम चल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह पर पूरे 2 घंटे तक मां शारदा पर बनने वाले कॉरिडोर का स्वयं उन्होंने उसकी समीक्षा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेला। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो साझा की, जिसमें सीएम बेटे संग क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम ने कुछ तस्वीरें और यहां पर 58 सेकंड का एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथ में बल्ला थामकर शानदार बल्लेबाजी करते दिखे हैं। साथ ही एक पोस्ट मुख्यमंत्री ने, आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया है, और यहां पर उनके द्वारा यह लिखा गया है कि व्यस्त दिनचर्या के बीच आज बेटे के साथ क्रिकेट खेला। अनुशासित लाइफस्टाइल और नियमित व्यायाम ही स्वस्थ जीवन का आधार है। हमें नई पीढ़ी को किसी न किसी खेल में रुचि रखने और नियमित रूप से खेलने के प्रति उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने लिखा, टीम स्पिरिट और जीत के प्रति जुनून का खेल है क्रिकेट। टीम स्पिरिट और जीत के प्रति जुनून का खेल क्रिकेट है। और ये सब उन्होंने अपने अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला तराई क्षेत्र में स्थित अपने पैतृक आवास में पहुंचकर अपनी माताजी का आशीर्वाद लिया और होली की सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर एवं मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी होली के अवसर पर उपस्थित सभी स्थानीय लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और उनके साथ होली खेली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने थारू जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किए जाने वाले लोक नृत्य में भाग लिया और होलियारों के साथ होली खेलने का आनंद भी उठाया। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को होली पर्व एवं फूलदेही पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली हमारी संस्कृति का एक सौहार्दपूर्ण पर्व है, जो हमारी संस्कृति में छुपे सौहार्द एवं एकता को प्रदर्शित करता है। विभिन्न रंग हमारे उत्तराखंड के सभी लोगों से मिलने का त्यौहार है और आपस में भाईचारा, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है और हमारे संबंध और प्रगाढ़ होते हैं, मजबूत रिश्ते मजबूत होते हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है जो सामाजिक समरसता का बहुत इसमें हम सब लोग अपने गिले शिकवे भूलकर आगे बढ़ने के लिए नए उपयोगों के साथ शुरुआत करते हैं। बसंत की ऋतु जिस प्रकार से नए आगे बढ़ने के लिए और
होली के साथ साथ आज हमारा लोक पर्व फुलदेई भी है, तो मैं होली की भी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ सबको। और फुलदेई पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे भारत के रूप से मनाया जाने वाला पर्व है, जो हमको ऋतु परिवर्तन और एक सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधे पृथ्वी पर बहुत तेजी से पड़ने लगता है, अच्छी धूप आने लगती है, पहाड़ों में बर्फ पिघलने लगती है। उत्तराखंड के औली इलाके में इस बार बर्फबारी ना होने से शीतकालीन खेल बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ओली में ना बर्फ है और ना ही यहाँ पर आपको बता दें कि स्की एंड स्नो बोट चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। बर्फ के ना होने के चलते स्की एंड स्नो बोट चैंपियनशिप औली में 16 से 19 मार्च तक प्रस्तावित थी। स्की एंड स्नो बोट की इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता को बर्फ कम होने के चलते स्थगित किया गया है। गौरसो क्षेत्र में भी करीब 5 इंच तक बर्फ जमी है, जिससे यहाँ स्कीइंग गेम्स स्थगित कर दिए गए हैं। औली में स्की माउंटेनियरिंग की प्रतियोगिताओं के आयोजन की योजना बनाई जा रही है। स्नोबोर्ड एसोसिएशन इस आयोजन की तैयारियों में जुटी हुई है और जल्द ही माउंटेनियरिंग की प्रतियोगिताओं के आयोजन का प्रस्ताव पर्यटन विभाग को भेजा जाएगा। स्नोबोर्ड एसोसिएशन के अनुसार अब औली और गौरसो में स्की माउंटेनियरिंग का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में स्की के साथ दौड़ना और चलना होता है। ये कम बर्फ में भी किया जा सकता है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पिछले लंबे समय से पेंडिंग फाइलों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं और अनियमितता मिलने पर कई कर्मचारियों का स्पष्टीकरण मांगा है। कमिश्नर रावत ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर पहले कलेक्टर परिसर में बनने वाली पार्किंग का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने एडीएम कोर्ट और रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया, जहां उन्हें कई कमियां मिली। रिकॉर्ड रूम में सरकारी रजिस्टर में प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा एंट्री करने की जानकारी मिली, जिस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। कमिश्नर रावत ने निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया को समस्त पटलों का समय समय पर निरीक्षण करने के लिए कहा है। देखिए, जो एनुअल इंस्पेक्शन होता है कलेक्ट्रेट का, वो अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैंने इसमें एक तो जो एडीएम एफआर का कोर्ट है उसका इंस्पेक्शन किया है, और जो नकलों का एक सेक्शन होता है जहाँ से नकलें हम ले सकते हैं, चाहे वो पुरानी खतौनी की हो, पुराने नक्शे की नकल हो या पुराने कोर्ट्स के आदेश उनकी नकल हो। तो एक तो जो एडीएम के कोर्ट में मुझे कुछ खामियां लगी हैं कि एक तो बहुत सी जगहों पे जो इसमें लर्नर एडवोकेट्स हैं या गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, उनके सिग्नेचर्स नहीं हैं। दूसरा, बहुत से मामलों में जहाँ पे कि सरकार की ओर से पैरवी होनी चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा अवसर लगातार दिया जा रहा है। और जो गवर्नमेंट की मंशा है, राज्य परिषद की भी मंशा है कि जो पुराने केसेस हैं इनको हम एड्रेस करें, और मान लीजिए कोई 10 साल पुराना मामला है, 8 साल पुराना मामला है, तो इसको वरीयता मिले और पहले ये ख़त्म हो। इस पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये कंसर्न्ड ऑफिसर को बताया भी गया है कि इस पे ध्यान दें ताकि जो पेंडेंसी हमारे कोर्ट्स की वो कम हो। उसके बाद जो नकलों वाला सेक्शन है, उसमें जो खामी मुझे मिली है कि जो नकलें जारी हो रही हैं उसमें जो प्राप्तकर्ता हैं, जो नकल ले जाते हैं या फिर जो आवेदन करते हैं, उसके सिग्नेचर्स नहीं है, तो उससे ये नहीं पता लगा सकते हम कि वाकई कितनी नकलें दी गई हैं। या फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और बोले कि मुझे नकल नहीं मिली है आज तक, उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम साइन ही नहीं करवा रहे। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कहा गया है, क्योंकि काफ़ी केसेस उधम सिंह नगर में हैं और रिकॉर्ड रूम से पब्लिक को बहुत सारे रिकॉर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। इसमें चकबंदी के भी रिकॉर्ड्स हैं, तो इसमें काफ़ी पारदर्शिता होनी चाहिए और इसमें प्रॉपर एविडेंस भी इसको करना चाहिए। तो ये भी डायरेक्शंस मैंने दिए हैं। अभी बाकी जो पटल और बाकी हैं उनका इंस्पेक्शन में भी कंटिन्यू होगा। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा तहसील प्रशासन ने अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 2 टीमें बनाकर अवैध मदरसों पर छापेमारी की, जिसमें 3 मदरसों को सील कर दिया गया है और 6 मदरसों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। खटीमा के उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आसपास के शैक्षिक
संस्थानों में स्थानांतरित करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यवाही में प्रशासनिक कर्मचारी और पुलिस बल शामिल थे। ये कार्रवाई अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए की गई है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर देहरादून की बात करेंगे। दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक कराया जा रहा है। नगर निगम ने स्वयं इस काम को बखूबी संभाल लिया है। इसके लिए पहले 26 टीमें काम करती थी, अब इन टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया है। नगर निगम की प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने कहा है कि इन सभी टीमों की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इस बार योजना के अनुरूप जैसे लाइनमैन और कोर टीम, इन सबके मोबाइल नंबर और नाम हर वार्ड में चस्पा किए जाएंगे। अगर किसी वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो वहां के स्थानीय निवासी लाइनमैन या कोर टीम से सीधा संपर्क कर सकते हैं। के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर, और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की, स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सके। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर, और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की, स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सके। स्ट्रीट लाइट देहरादून के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मोबाइल वैन कैंप की सुविधा शुरू की है। अब तक 5 बार कैंप लगाकर 600 से अधिक पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि रुद्रप्रयाग में 19 मार्च से क्रीड़ा भवन अगस्त मुनि में मोबाइल वैन कैंप आयोजित किया जाएगा, जो 3 दिन तक चलेगा। इस कैंप में नए और पुनर्गमन श्रेणी के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों को पहले पासपोर्ट की अधिकृत वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवाड़ ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इस साल गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है, जिसको लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जाने को लेकर किसानों में काफी ज्यादा रोष है। उन्होंने कहा, सरकार अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए मात्र 2 मिनट के विशेष सत्र में प्रस्ताव पास कर लेती है, लेकिन आम जनमानस का पेट भरने वाले किसान के गन्ना मूल्य को 1 रुपया भी नहीं बढ़ाना उनकी घोर उपेक्षा कर रही है। गन्ने का समर्थन मूल्य ना बढ़ने का सीधा मतलब है कि सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य को पहले से कम कर दिया है, जो कि किसानों के साथ घोर अन्याय है। सरकार जो इस समय शासित है भाजपा, धाकड़धामी सरकार, कहां इन पे किसानों की सोच है? किसान वाकई सरवाइव कर रहे हैं। न्यूनतम खरीद मूल्य, उसमें बढ़ोतरी न होना, तो सरकार इस तरफ इशारा कर रही है कि हमें वाकई किसानों से कोई लेना देना नहीं। आप सोचिए, जो किसान इतनी मेहनत करके गन्ने की उपज को उगा रहा है, सुबह से शाम का उसका पसीना होता है उसमें, पूरे परिवार का, और आज सरकार उनकी तरफ ध्यान न दे। आज जो स्थितियां सरकार ने बना रखी हैं,
और वाकई बहुत चिंतनीय विषय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार को आगाह करती है कि किसान के प्रति अगर कहीं द्वेषपूर्ण रवैया अगर सरकार का रहा, धाकड़दामी सरकार का, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आंदोलनरत होगी। बेरोजगार संगठन के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार ने एक बार फिर से शासन की कमियों को उजागर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेयजल निगम में उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर कृपा बरसाई जा रही है। बॉबी पवार ने कहा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दाखिल हो चुकी है, उन्हें भी पदोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने सूचना आयोग के मैन पावर की कमी का भी मुद्दा उठाया, जिसके कारण आम जनता को सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं और सरकार का ध्यान भी इस ओर नहीं जा रहा है। देखिए, आज का जो विषय था वो ये है कि एक ऐसा कर्मचारी जो 2005 में यहाँ पर आया और उसके बाद विभागों में काम करना शुरू किया और वर्तमान समय में उसकी संपत्ति पर अगर नज़र डाली जाए और संपत्ति का पूरा मामला हमारे पास है तो लगभग करोड़ों में वो संपत्तियां आ जाती है। इसके अलावा उनकी 2 फर्में हैं। एक फर्म के द्वारा वो जो ठेकेदारों को काम दिया जाता था उसमें वो जो मटेरियल होता था उसकी सप्लाई करता था और अप्रत्यक्ष रूप से वो ठेकेदारी करता था। दूसरी फर्म जो है जो उसके अपने पत्नी के नाम से हैं, उस फर्म के माध्यम से इस उत्तराखंड में उन्होंने कई एग्रीकल्चर लैंड और कई तमाम प्रकार की और ज़मीनें खरीदी हैं और उन ज़मीनों का जब आंकलन किया गया तो लगभग कई करोड़ों में वो ज़मीनों का मूल्य है। और ये व्यक्ति ऐसा है कि जिसके खिलाफ पूर्व में भी बहुत ही प्रतिकूल प्रविष्टियां लगी हैं और जांच में दोषी ठहराया गया है। बावजूद उसके इस पर कार्रवाई होने के बजाय इन्हें प्रमोशन पे प्रमोशन दिया जा रहा है। ऐसा सुनने में आया कि बड़े अधिकारियों और बड़े नेताओं की शय के कारण ये हो रहा है और कुछ अधिकारियों के ब्लैक मनी को ये वाइट करने की कोशिश वो करता है, ऐसी भी सूचना है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इस व्यक्ति के द्वारा या इस व्यक्ति के खिलाफ एक ठेकेदार ने अपने शपथ पत्र में एक शिकायत दी है कि मेरे से 10 लाख रुपए काम के नाम पर इन्होंने लिए कि मैं आपको काम दिलाऊंगा, बड़ा गंभीर विषय है। अगर शपथ पत्र के माध्यम से किसी ने शिकायत दी है तो 1 विश्वा 2 विश्वा अगर जांच हुई तो वो अगर ये भी एक जांच लगभग 2000 और इस जांच में ये आप देख रहे होंगे लास्ट पेज और मैं तो भू कानून जब लागू था तो केवल 250 वर्ग मीटर की अपनी जानकारी छुपा के इस प्रदेश के भीतर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जब खटीमा के बड़ी अंजनिया बंगाली कॉलोनी में आपको बता दें पिछले 12 वर्षों से लगातार अखंड महासंकीर्तन आयोजन होता आया है। इसी के तहत इस वर्ष भी अखंड महासंकीर्तन का आयोजन किया गया। अखंड महासंकीर्तन का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया है। इस पर्व में बंगाली समुदाय के साथ साथ पूर्वांचल समाज के लोग, सिख समुदाय तथा राणा समाज के लोगों ने प्रतिभाग किया। इसमें हर वर्ग के लोग यहां पर आकर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अखंड महासंकीर्तन के दौरान लगातार भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं कीर्तन 2 दिन और 2 रात लगातार चलेगा। प्रोग्राम रहा उसका नाम है महानाम अखंड संकीर्तन, जो 48 घंटे का होता है। इसमें 5 टीमें लगभग भाग लेती हैं और ये नाम छोड़ा नहीं जाता है। और यहाँ पर पिछले 12 वर्षों से यहाँ पे ये हो रहा है। इसमें भंडारे का भी आयोजन होता है। इस पर हमारे बंगाली समुदाय के साथ साथ पूर्वांचली समाज के लोग हैं, पर्वतीय समाज के लोग हैं, राणा समाज के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, बाकी सारे गाँव का यहाँ पे सपोर्ट रहता है। बाकी यहाँ पर बहुत बढ़िया। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।